महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि गैस सारिफीन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है और घरेलू सारिफीन के लिए गैस 112%, सीएनजी सेक्टर के लिए 32%, जबकि कमर्शियल सनतों और पावर सेक्टर के लिए भी गैस 100% तक महंगी कर दी गई है। लेकिन सत्यब ये भी देखना है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं और आवाम पे जो महंगाई का एकदम बम गिराया भी गया है, तो क्या इन डिसीजन से हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा? क्या हुकूमत ने वो पहले कमिटमेंट्स जो IMF के साथ की थी वो इस तरीके से पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या इससे हमारे आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हालात बेहतर होंगे, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? फिर जैसे अभी बात भी हो रही थी कि अभी जैसे अगर महंगाई जैसे हमें मुर्गी महंगी मिल रही है, लेकिन कुछ फैसले अगर बर वक्त ले लिए गए तो आने वाले दिनों में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो इनका तायुन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, लेकिन ये कि इम्कानात नज़र नहीं आते। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें और माजी के तजुर्बात की बात करें तो शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं। बताइएगा कि ओवरऑल अगर इसको डिवाइड किया जाए तो किस तरह से महंगा किया गया है गैस को? जी, जिस दिन से IMF पाकिस्तान आया था 31 जनवरी से, उस वक्त से हर बंदे से हमारी जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो यही कहता था कि आलतू जलालतू आई बला को टालतू। और यही देखने में आ रहा है कि चारों अतराफ से जो है वो आवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। पहले जो है हम डॉलर का फ्लोट एक्सचेंज रेट देख रहे हैं फ्लोटिंग, उसके बाद जो है बिजली महंगी करने के लिए जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान था वो अप्रूव किया गया। 36 अरब रुपए का कल जो है वो 1 रुपया सरचार्ज हर यूनिट के ऊपर आयद किया गया है और उसके बाद 310 अरब रुपए की गैस महंगी करने के लिए पूरा का पूरा प्लान अप्रूव किया गया है, जिसमें जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए 112% गैस महंगी होगी। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए गैस महंगी होगी, जो कि इस महंगाई के ऊपर फ्यूल ऑन फायर करेगी। साथ साथ जो है आज कैबिनेट का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर जो है वो 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारियां भी हो रही हैं, उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। अगर हम गैस के रेट की बात करें तो जितने भी सार्फिन हैं, सिर्फ जो छोटे सार्फिन हैं और तंदूर जो के ऊपर जो कनेक्शन है उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। ताहम जो बल्क सार्फिन हैं उनके लिए जो है वो उनके लिए 112% गैस के रेट में इजाफा हुआ है। इसी तरह जो CNG सेक्टर है उसके लिए 1371 से बढ़ाकर CNG का रेट 1805 किया जा रहा है। सीमेंट के लिए 1277 से बढ़ाकर 1500 रुपये MMBTU किया जा रहा है। जो कमर्शियल सार्फिन हैं जिसमें होटल्स वगैरह शामिल होते हैं उनके लिए 1283 से बढ़ाकर 1605 रुपये किया जा रहा है। जबकि जो बल्क सार्फिन है जिसमें घरेलू सार्फिन भी आते हैं 780 से बढ़ाकर 1600 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह जो हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए गैस की कीमत जो है वो 819 से बढ़ाकर 1100 रुपये की जा रही है। तो हमारे जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट और बाकी एक्सपोर्ट हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी। जो हमारे बिजली के कारखाने हैं जो गैस के ऊपर चलते हैं उनके लिए रेट में इजाफा किया जा रहा है। जो खाद कारखाने हैं उनके लिए गैस के रेट में इजाफा किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री जिसको हम नॉन एक्सपोर्टेड इंडस्ट्री कहते हैं उसके लिए 1054 से बढ़ाकर 1200 रुपये जो है वो MMBTU किया जा रहा है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है हमें इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र आएंगे। और अब अगर जो चारों तरफ से मैंने आपसे कहा कि डॉलर का फ्लोटिंग रेट, एक्सचेंज रेट, उसके बाद बिजली, अब गैस और उसके बाद जो मिनी बजट आएगा, ये चारों तरफ से आवाम को जो है वो मुश्किलात में इजाफा करेगा। मई 1973 के बाद पाकिस्तान में आज 49 साल के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। और इन्फ्लेशन का जो रेट है दैट इज लाइक 27% से भी अब ये बढ़ गया हुआ है। एक वो भुट्टो टाइम कह रहे में चीज़ था। तो खैर किस तरीके से अब आने वाले दिनों में क्या कुछ मजीद सख्तियाँ होंगी, या IMF का जो यहाँ पे चक्कर लगा था उस चक्कर के बाद आवाम को कितने चक्कर आएंगे? माहिर मुर्शिद हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद सुलेहरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये महंगाई के टीके पे टीके आवाम को लग रहे हैं, ये मुझे बताएं इन टीकों का आगे जाके कुछ अफाका भी होगा या फिर बस हम नम हो जाएं? देखिए, ये जो मुल्क की इकोनॉमी है उसके लिए IMF का प्रोग्राम बहुत जरूरी था। इसको अगर हम ग्रेजुअली कर रहे होते पिछले 5-6 माह में, ये जो तमाम इकदाम अब यकमुश्त लेने पड़ रहे हैं, तो शायद इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों को फील हो रहे हैं वो कुछ कम होते। पिछले 5-6 माह में चूंकि इस पे एक बिल्कुल काम जो है वो रोक दिया गया था और अब जब डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा था तो जाहिर है कि हुकूमत को यकमुश्त सारे इकदाम लेने पड़े, जिसकी वजह से ना सिर्फ रुपये की डेप्रिसिएशन बल्कि आपने देखा होगा कि एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो भी बैक डेटेड, उनमें इजाफा जो है वो किया जा रहा है। यानी ये वो इजाफा है जो कि पहले हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जैसे हमने कहा कि जैसे 4-5 महीने में फैसले लिए, उसमें हम देख रहे थे इन 4-5 महीने में जो इसहाक डार साहब वो कहते थे आई डोंट केयर,
وہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کا یہ کانفیڈنس کس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں مانوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں اپنے عوام پہ دباؤ نہیں ڈالوں گا, لیکن پھر سب کچھ وہ کیا نا جو کرنا تھا, جس کا ڈر تھا, تو اتنے کیوں وہ کانفیڈنٹ چل رہے تھے؟ دیکھیے اسد عمر صاحب کو پی ٹی آئی کے پہلے جو دور حکومت تھا پہلے سال میں دوست ممالک کی طرف سے چائنا اور سعودی عرب, یو اے ای, قطر, ان سے کچھ رول اوورز اور کچھ ڈپازٹس مل گئے تھے. یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کو اس وقت بھی کچھ بائی لیٹرل سورسز سے ڈپازٹ مل جائیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ان سے پاکستان ہی نہیں, ایجپٹ جو ہے, ایجپٹ بھی بائی لیٹرل ڈونرز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن سعودی عرب نے ایجپٹ کو بھی جواب دے دیا. تو وہ جو ڈیووس میں سعودی فائنانس منسٹر نے بڑا کھل کے کہہ دیا تھا کہ اب ان کے ٹیکس پیئر جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ڈول آؤٹ کریں, اور ممالک جو ہیں ان کو اپنی ریفارم پہلے لے کے آنا ہوگی اگر ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت کلیئر میسج تھا پاکستان, ایجپٹ اور اس طرح کے دوسرے ممالک کے لیے کہ اگر ان کو کسی قسم کا کوئی بائی لیٹرل کریڈٹ چاہیے تو ان کو آئی ایم ایف ڈسپلن میں ہونا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے عابد صاحب کہ ایک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ مائکرو مینج کرتے ہیں چیزیں آ کے, اور دوسرا اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ جو ہم سے پیسے لے رہا ہے وہ ہمیں کیا واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, اور واپس کرنے کی پوزیشن میں اس طرح کہ جب تک وہ اپنے ریفارمز کرے, اپنے بتا سکے کہ وہ کس طریقے سے پیمنٹ کے آپشنز ڈیولپ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے دوسرے ملک پھر اسی کی طرف دیکھیں گے. ظاہر ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف ڈسپلن میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلا رہے ہوں گے, آپ اپنے ریونیو بڑھا رہے ہوں گے, ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی آپ کو, اگر ہم اپنا عام زندگی میں بھی کہیں سے لینڈنگ کرتے ہیں تو جو ہمارا لینڈر ہے وہ ایک دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ جی ہماری کیا پاسبلٹی کیا ہے اس قرض کے واپس کرنے کی, اور اسی حساب سے بینک ہمیں لون دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی کچھ آئی ایم ایف میں ہے, لیکن صرف جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب ٹائم تھوڑا ہے, یہی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہے جس میں کہ 170 ارب کے جو ٹیکسز کا منی بجٹ ہے وہ بھی ہوپ فلی آرڈیننس کے ذریعے اب پاس ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں اپروو کروا لیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس منی بجٹ کا, کیونکہ ہم نام سنتے ہیں نا تو ہماری اور جان نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں منی بجٹ آئے تو اور زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو جائے گی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں اس منی بجٹ سے؟ دیکھیے 6% تو مہنگائی مزید بڑھے گی, یہ جو ٹیکسز ہے جی ایس ٹی, حال دو کس کو ہم کہہ رہے ہیں 17 سے 18% ہو جائے گا, لیکن اگر آپ پرسنٹیج پوائنٹ میں دیکھیں تو بیسیکلی یہ 6% کا اضافہ بنتا ہے. تو یہ جی ایس ٹی جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ تو ہر چیز پہ لگے گا. تو پہلے جو شرح 17% تھی وہ اب 18% ہو رہی ہوگی. دشکوں میں ایک بھیانک آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہا ہے. دیش کے سوتنترتا کے بعد کے اتہاس میں ابھوتپورو پاکستان اپنے آرتھک سواستھ کے لیے مہتوپورن فنڈنگ کو ان لاک کرنے کے لیے انترراشٹریہ مدرا کوش آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت پھر سے شروع کرنے کے لیے کمر کس رہا ہے. آئی ایم ایف جس نے 2019 میں $6 بلین بیل آؤٹ کو منظوری دے دی تھی اور وناشکاری باڑھ کے لیے پچھلے سال $1 بلین کے ساتھ شیرش پر رہا, راجکوشیہ سمیکن پر پرگتی میں پاکستان کی وفلتا کے کارن نومبر میں سموترن کو نلمبت کر دیا.